प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रथम पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के बारे में बताया था। इसमें जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो हिंदी गद्य के प्रणेता हैं, उसके जनक हैं। और हिंदी खड़ी बोली गद्य के मतलब एक ऐसे लेखक थे जिनके नाम पर एक पूरा युग है जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो ये जो इन्होंने लेख लिखा है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध आपके समक्ष है, इसमें उन्होंने भारतवर्ष को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से हम देश को आगे ले जा सकते हैं और हम क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया था। इसमें इसकी जो समसामयिक स्थिति है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है निबंध, ये 1884 में बलिया जो जनपद है वहाँ के एक ददरी मेला होता है वहाँ पर, उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था, उस पर आधारित है। और 1884 में उन्होंने इस बात को रखा था हम सबके समक्ष कि किस तरीके से हम अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। आगे की जो व्याख्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आगे क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में, जबकि इनके पुरुषों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है। वह ऐसी सटीक है कि 16 लाख रुपए के लागत के विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों का भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति के लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। तो लेखक इन पंक्तियों में क्या कहता है कि जो हमारे देश का विज्ञान था, जो हमारे देश की साइंस थी, जो हमारे देश के पुराने लोग थे, वो बहुत बहुत आगे थे। उन्होंने बांस की नलियों से इस प्रकार की दूरबीन बनाई हुई थी, इस प्रकार की वेधशालाएं उन्होंने अपनी बनाई हुई थी कि उनकी ग्रह की सटीक जानकारी आज भी उपलब्ध है। यदि आप वास्तविकता में इसे देखें तो आप पाएंगे कि हर साल का एक नया कैलेंडर आता है, हिंदू कैलेंडर जिसे हम कहते हैं। लोग कहते हैं कि साहब ब्रह्म विद्या गलत है, हमारा सनातन धर्म गलत है, उसका मज़ा लेते हैं। लेकिन यदि आप वास्तविक में देखें कि आप अगर 10 साल बाद भी ये जानना चाहें कि किस तारीख में बृहस्पति ग्रह कहाँ पर होगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, वो बिल्कुल सटीक जानकारी हमारे पास है। उसमें ना साइंस के नियमों का हमने लगाया है और ना ही अन्य नियमों का प्रयोग किया गया है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत विकसित थे, वो आज की युग की अपेक्षा बहुत आगे थे। ये बात लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जब हम, एक समय ऐसा था कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर थे, तो आज की जो हमारी वास्तविक स्थिति हो गई है, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। आगे कहते हैं वो, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस और तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला पहले हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। उनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आप देखें, अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में कि चाइना और इंडिया लगभग एक साथ स्वतंत्र हुए थोड़े दिनों आसपास। लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी कहाँ है, आज चाइना कहाँ है, आज चाइना की बिल्डिंग है, आज चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है और आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में अंतर रहा है, हमारे वैचारिक भिन्नता में अंतर रहा है। हमारा देश उस रफ्तार से नहीं चल पाया। अब देखिए, लेखक ने सन
1884 में ये बात कही थी। उस समय जापान हम लोगों से भी नीचे था, उस समय भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन आज जापान कहाँ पर है? जापान की जो कंपनियां हैं, आप क्या समझते हैं, ये जो मारुति की गाड़ियां आप देखते हैं, ये जो अन्य गाड़ियां आप देखते हैं, ये सब कहाँ से आती है? ये सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? ये सब कहीं ना कहीं जापान से आती है, कहीं ना कहीं जर्मनी से आती है, फ्रांस से आती है, अमेरिका से आती है, चाइना से आती है। तो क्या हम लोग तकनीक के मामले में पिछड़ गए? नहीं, हम लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहे, हम लोग आपस में लड़ने भिड़ने में व्यस्त रहे और दुनिया आगे प्रगति करती चली गई। इस बात को 1884 में ही लेखक ने बता दिया था, लेकिन हम लोगों ने उनकी बातों पर अगर आज ध्यान दिया होता, हालांकि ऐसा नहीं हमने प्रगति नहीं की, प्रगति तो बहुत की है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा प्रगति कर सकते थे। आगे लेखक कहते हैं, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर भी कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम प्लवम शुक्लम गुरुकर्णम धारम मयादनुकूले नभय स्वतेरित पुमान भाववदि न तरेत स आत्मा। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस पहले तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। ये सब जो भी मनुष्य इस संसार, इतना सब पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही इस दिशा में इस समय हिंदुत्व का भी है। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम जो है ना गलत दिशा में चले गए, और हमें ये बात पहले ही गीता में भी लिखा गया था, क्या है, भागवत में भी लिखा गया था कि मनुष्य का जन्म अगर मिल गया है तो हमें मनुष्य के जन्म की लाज रखनी चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती है, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते हैं वहीं उनके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का या उन लोगों का हुक्का पिएगा या व्यर्थ का काम करेगा। उन लोगों का ये सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों का जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास जैसे लोगों ने दोहा ही बना दिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले लोगों की ही भीड़ है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता है जैसे वही दशा हिंदुस्तान की भी है। जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छुपाई फिरती है। यहाँ मनुष्य दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, रुपया दिन दिन कम होता जा रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूण, मूर्ख, बोधे, डरपोके कहलवाओगे? दौड़ो इस घोड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर एहे, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। तो लेखक इन पंक्तियों में भी बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि जो दुनिया में घोड़दौड़ मची हुई है, दुनिया में विकास की जो दौड़ है, उसमें हमें पीछे नहीं रहना है और आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है।